होता क्या होगा बॉर्डर्स पे, मिलिट्री कैसे एक्ट करती होगी और क्या क्या किस किस तरह के मिशंस रहते होंगे उनके। वो एक पिस्टल ही छोटी वाली जब दी उन्होंने, और जब हम उनको जूते ही पहनते थे बैंड बज जाती थी। तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ बहुत ही अलग सोच के साथ आपने एक नाटक किया, जहां पर कैदियों ने ही अपने अपने किरदार निभाए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो समझ गया इतना पढ़ के, इतना रिसर्च करके, इतना समझ के, स्क्रिप्ट को देख के, सब चीज करके, लेकिन क्या सामने ऑडियंस तक मैं कन्वे कर पा रहा हूँ, कर पाऊंगा, तो वो मेरी ड्यूटी है। एनएसडी में प्रवेश पाना, वहां पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप मत कीजिए थिएटर के लिए, आप कीजिए अपने लिए। आप खुद को एक्सप्लोर कीजिए। भीड़ में नहीं खो जाना है, खुद को भीड़ से अलग करना है, अपनी पहचान अलग बनानी है, अपनी स्पेस खुद क्रिएट करनी है। जो ह्यूमन इमोशन है वो एक एआई कैसे दे सकता है? आज की डेट में बहुत डर बना हुआ है कि अब हमारा क्या होगा, डबिंग कैसे होगी। लेकिन फिर उसके बाद क्लाइंट आता है कि भाई इमोशन तो आया नहीं, तो अब आप कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि भैराली। बातों बातों में करती हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रंगमंच को समर्पित कर दी है, कला को समर्पित की है। वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं और एक बहुत ही अच्छे एजुकेटर भी हैं। इतनी सारी अलग अलग दिशाओं में जाते हुए भी कला का हाथ उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। आइए मिलते हैं द वेरी वेरी टैलेंटेड अजय मनचंदा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है इतना लंबा सफर आपका? 14 साल की उम्र का वो बच्चा जो आज के परिवेश में अगर हम देखें और जाने, तो कभी 14 साल की उम्र में वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन नहीं होता कि मुझे जीवन में क्या करना है। लेकिन आपने 14 साल की उम्र में ये निर्णय लिया कि मुझे रंगमंच के लिए समर्पित होना है। ये सब कैसे हुआ? ये तो सवाल बड़ा भारी हो गया मेरे लिए। ये तो सब मैं भी नहीं समझ पाया आज तक कि ये हो कैसे गया। जी। दरअसल बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान खुद से नहीं करता, परिस्थितियां होती चली जाती हैं। और यहाँ पे जो अभी आपने कहा परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनी, मैं कुछ इस तरफ मुड़ गया, जबकि मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई रंगमंच से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप अपने परिवार के इकलौते हैं जिन्होंने रंगमंच का दामन पकड़ा। जी, इकलौते होने की वजह से गालियां भी बहुत खाई मैंने अपने परिवार से, सिर्फ अपने परिवार से नहीं, अपने से जुड़े हुए परिवारों से भी। और जिस समय में आप आ रहे हैं, ये मैं 70 की बात कर रही हूँ, 78, 79 के आसपास जब आप आए, तो उस दौर में तो इसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था परिवार की तरफ से। जी, इसीलिए गालियां खाई ना, गालियां। और बहुत बुरा भला सुना, बहुत कुछ होता चला गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। कभी लगा कि यार बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ते हैं, लगा नहीं, मजा तो इसी में आ रहा है। तो थोड़ा सा इंसान कभी लालची हो जाता ना मजे का, और जिसको किसी चीज में मजा नहीं आता है तो मुझे लगता है कि फिर तो बेकार है। जी। तो बस कुछ परिस्थितियां फैमिली में ऐसी बनी कि फादर एक्सपायर हो गए थे थोड़ा जल्दी, और उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी घटती चली गई कि हम जो कहते हैं ना कि अर्श से फर्श तक और फलक से जमी तक, तो कुछ इस तरह का सफर रहा उस वक्त। जी। और फिर यह हुआ कि बस हम अकेले हो गए बिल्कुल, जो घिरा रहता था चारों तरफ से। और जब अकेले हुए तो फिर लगा कि नहीं, अब क्या करें, किस तरफ जाएं, रास्ता नहीं दिख रहा था कुछ भी, चारों तरफ एक अंधेरा सा था। उस अंधेरे में एक रोशनी दिखी। वो भी ऐसे हुआ कि एक नाटक में किसी को एक बोंगो बजाने के लिए कोई चाहिए था, एक रिदम प्ले करने के लिए कोई चाहिए था। कहाँ की बात है? एनएसडी? नहीं, ये एक श्रीराम सेंटर में नाटक था। अच्छा, किसी जानकार का। तो उन्होंने कहा कि यार, किसी से बोला, मेरे जानकार थे, उन्होंने कहा यार एक बच्चा है तो सही बोंगो बजाता है, लेकिन उसका वो थोड़ा उतना सफिशिएंट नहीं है, उसके पास बोंगो नहीं है, बोंगो अरेंज कर दो। अच्छा। हील प्ले। तो उसके बाद यही हुआ कि ठीक है, बोंगो अरेंज कर दिया उन्होंने, और मैं उस नाटक में गया। उसमें बैकग्राउंड में एक 12-13 साल का बच्चा बैठा बोंगो बजा रहा। तो तब मुझे लगा, अरे यार, वो जो अंधेरे में एक रोशनी मैं ढूंढ रहा था, एक किरण रोशनी की, तो वो तलाश रहा था, तो वो शायद
यही है। और पढ़ाई के साथ साथ फिर मैं बस रंगमंच हमारा हो गया, हम उसके होके रह गए और आज तक अभी तक हम रिश्ता निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ। बहुत सुंदर। आपने वो दौर देखा है 90s का, जब रेडियो दूरदर्शन पर ऐसे टॉप के सीरियल्स आते थे जो बहुत फेमस थे और घर घर जाने जाते थे। प्रथम प्रतिश्रुति हुआ, फौजी हुआ, जहां से SRK की भी शुरुआत हुई। SRK उस समय SRK नहीं थे। शाहरुख खान यहाँ से जाने के बाद, दिल्ली के बाद मुंबई में चमके। और मुझे लगता है कि वो दौर जहां पर आपने फौजी की रिकॉर्डिंग की, तो मुझे लगता है तब भी इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फौजी को जो प्यार मिला है वो भुलाए नहीं भूलता। तो वो दौर कैसा था, कैसे सिलेक्शन हुआ फौजी के लिए आपका? ये कहानियां बहुत पुरानी हैं। सबसे पहला सीरियल मैंने करा था प्रथम प्रतिश्रुति, जी, नीरज जी का। जी, नीरज शर्मा साहब का। और उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, बट ठीक है, आखिरी एपिसोड्स में ही था जी। और उसके बाद और बहुत सारे सीरियल्स करे, ढेरों सीरियल्स करे। अलग था, चवन्नी था, एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन में आता था। प्रहरी आपका बहुत फेमस। प्रहरी तो लास्ट सीरियल था मेरा, जिसमें मैं लीड कर रहा था, सेंट्रल कैरेक्टर में भी था। जी। और अलग एक रियलिस्टिक स्टोरीज पे था, उसमें रियलिस्टिक स्टोरीज आती थी। उन दिनों एक हाजरा बेगम हुआ करती थी जो चांदनी चौक की तरफ रिक्शा चलाती थी, अकेली लेडी। अच्छा। अकेली औरत जी। तो वो एक जगदीश बनर्जी और नाम भूल रहा हूं मैं, एक लेडी थी, वो डायरेक्टर्स थे। वो लोग रियलिस्टिक स्टोरीज जो होती थी, रियल स्टोरीज जो होती थी, उन पे काम कर रहे थे। तो वो जब दिल्ली की स्टोरीज बनाने आए तो उसमें मैं लीड कर रहा था, तो बड़ा मजा आया उसमें। ऐसे ही और बहुत सारे सीरियल्स थे। हाँ, PC 1008 था, उसमें कई एपिसोड्स में किया। प्रेमचंद की कहानियां कुछ एक सीरियल्स, उसमें काम किया। बट फौजी का कर्नल कपूर के साथ मिलना हुआ, ऑडिशंस हुए जी। और मुझे बोला गया एक दूसरे कैरेक्टर के लिए, लेकिन फिर जब हम शूट के लिए बुलाया गया तो पता चला कैरेक्टर तो चेंज हो गया, बट हाँ ठीक है, लीडिंग्स में ही था वो। 5 6 7 कमांडोज थे, उन्हीं में से ही एक था। बट पहले शुरू से होना था, फिर बाद में ये हुआ कि आखिरी 6 7 एपिसोड्स के लिए हुआ। एक शुरू से कमांडोज चलते हैं और बाद में जो 6 7 कमांडोज मिशन पे जाते हैं, उनमें मेरा कैरेक्टर शुरू हुआ जी। तो 6 7 एपिसोड्स में रहे, एंड में आके हम मर गए थे उसमें। और उसमें कर्नल कपूर एक बहुत लाजवाब किस्म के इंसान थे और वो कोशिश करते थे नए नए लोग को। और फौजी हिट ऐसे हुआ, इतना ज्यादा चर्चा में इसलिए रहा, मुझे जहां तक लगता है आजकल तो हम फिर भी टीवी पे और सोशल मीडिया पे मिलिट्री की लाइफ देखते हैं जी। देखने को मिल जाती है जी। तब हमारे लिए वो एक बहुत ऐसी चीज होती थी, एक्साइटिंग। वहां होता क्या होगा बॉर्डर्स पे, मिलिट्री कैसे एक्ट करती होगी, मिलिट्री कैसे आगे बढ़ती होगी, कैसे लड़ाई लड़ती होगी, और क्या क्या किस किस तरह के मिशंस रहते होंगे उनके जी। तो वो सारी चीजें पहली बार पर्दे पे आई थी, चाहे वो बनावटी थी, चाहे वो बेस्ड तो रियल स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स काइंड ऑफ ही था। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनावटी नहीं हो सकते थे और हमारे लोग की लाइफ्स बनावटी नहीं हो सकती थी, इसलिए लोगों को मजा आया उसमें पहली बार इस तरह का कुछ देख के। इसी वजह से प्रहरी में भी उनको बहुत मजा आया। प्रहरी भी बेस्ड था BSF पर जी। और प्रहरी में तो खास तौर से हमने जो असल कहानियां थी काफी हद तक वो निकाले, इंसिडेंट्स छोटे छोटे निकाले, और उन लोग के ऑफिसर्स भी कई जगह कास्ट हुए थे हमारे, रियल स्टोरीज, रियल ऑफिसर्स भी थे, रियल कैरेक्टर्स भी थे। क्या बात है। उसको बहुत खूबसूरती से श्याम मलिक प्रोड्यूसर थे उसके, और उसके शुरू के डायरेक्टर 4 एपिसोड्स के रहे हरिदत्त साहब, जो पीछे अभी एक्सपायर हो गए। उसके बाद संजीव भट्टाचार्य, उन दिनों के बहुत नामी डायरेक्टर हुआ करते थे जिनके ढेरों सीरियल्स बहुत जबरदस्त चले। अभी दोनों ही नहीं है दुनिया में, लेकिन यह है कि उन्होंने लाजवाब एक प्रहरी में रिसर्च बहुत ज्यादा था। फौजी में भी रिसर्च था, कर्नल कपूर तो खुद फौज से आए थे, लेकिन प्रहरी में कोई फौज से आया नहीं था, एक्सपीरियंस, बट स्टिल रिसर्च बहुत था। और एक्चुअल लोकेशंस पे हमने जाके काम किया प्रहरी में। एक्चुअल लोकेशंस, अब टेकनपुर ग्वालियर में इनका ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है। हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीना या 2 3 4 बार हम कई दिन जाके वहां रहे और वहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे, और वहीं पे हमने भी उसी तरह के मैसेज में रहे, उसी तरह के खाना खाया, और उसी सलीके हम बिल्कुल लाइफ हमने जी वहां पर जी। और ऐसे ही फिर करते कराते, और एंड में तो फिर हम जैसलमेर की तरफ बाड़मेर गए, जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है बहुत करीब पाकिस्तान के साथ, और उसने बहुत ही हाइट पे जाके
जो वहां पे रेतीले टीले हैं, रेगिस्तान है, सब ऊंचाई पे जाके डर भी एक बार को लगा था। और पहली बार मैंने असली पिस्टल्स पकड़ी, और तब अच्छा। मैं ऐसे ही था 20-21-22। डमी नहीं था, प्रॉपर हाँ, पिस्टल्स को इस्तेमाल रियल हुआ। आर्म्स, वो फोर्सेस के वो जो भी रहते हैं वो अच्छा। हथियार थे पूरे। जी। और बड़ा पहले तो लगता है अरे कोई पकड़ लेगा, लेकिन वो एक पिस्टल ही, रिवॉल्वर ही छोटी वाली जब दी उन्होंने, और जब हम उनको जूते ही पहनते थे बैंड बज जाती थी। मैं 23-24 साल का लड़का था उस वक्त, और हाथ में जब रिवॉल्वर पहली बार पकड़ी, हाथ यूं हो गया एकदम से, बिल्कुल गिर गया हाथ एक तरह कहीं से। अंदर से फीलिंग आई एक फौजी होने की, बिल्कुल वो एक देश की भक्ति की, कह सकते हैं देशभक्ति अंदर से जाग गई हो। वो तो रहती है, है ना? जब आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, वो रहती है वो चीज। एक यहाँ पे अगर आप दिल से काम कर रहे हैं, अगर आप मैंने रिपीट कर रहा हूँ, दिल से काम कर रहे हैं जी, जज्बात से काम कर रहे हैं, तो पहले आपके जहन में वो चीज तो आएगी ही आएगी, और वो चीज आना भी जरूरी है, वरना उतने मन से काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल। अभी ऐसे ही पीछे मैंने जो एक प्रोडक्शन किया एनएसडी के साथ, जी। ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला भी नाम ऐसे दिया, बेसिकली वो प्रोडक्शन है तो जलियांवाला बाग और भगत सिंह और लाला लाजपत राय, उन सबको जोड़ करके एक पेट्रियोटिक जी काइंड ऑफ, लेकिन जी। उसको कुछ अलग से डिजाइन किया है, कुछ अलग से शेप अप किया है। और वहां भी जब आप डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो हमारी कंट्री में क्या क्या हुआ है, वो जब सारी हिस्ट्री आती है, यहाँ पहुंचती है, तो बहुत एक ऐसा लगता है यार क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, और मुझे उसको कैसे दिखा देना है, सामने पहुंचाना है, ये मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो समझ गया इतना पढ़ के, इतना रिसर्च करके, इतना समझ के, स्क्रिप्ट को देख के, सब चीज करके, लेकिन क्या सामने ऑडियंस तक मैं कन्वे कर पा रहा हूँ, कर पाऊंगा, तो वो मेरी ड्यूटी है। बिल्कुल। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और पहले, सबसे पहले तो जब ये सारी चीजें जोड़ी, तो मेरी बहुत फेवरेट नज्म है मेरी, फैज अहमद फैज की, ये दाग दाग उजाला। जी। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इसको भी यूज करता हूँ, क्योंकि वो भी पार्टीशन पर बेस्ड है। जी जी जी। और मैंने उसको म्यूजिक बनवाया, उसका उसको रिकॉर्ड कराया बहुत खूबसूरती से, बल्कि एक ड्रामेटिक एलिमेंट भी रखा, कि एक पैरा उसका पोइटिक करा, एक पैरा प्रॉपर एक सिंगिंग में उसको करा। ठीक है, नुक्कड़ नाटक की तरह? नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉपर प्रोसीनियम प्ले है, और एक मेगा प्रोडक्शन अभी बन चुका है। और उसको फिर हमने जब रिकॉर्ड करा फॉर्मली, तो बहुत खूबसूरत नज्म बनी वो फैज अहमद फैज की। फिर मैंने नाम भी, टाइटल म्यूजिक समझ लीजिए, टाइटल नज्म कह लीजिए उस नाटक की, वही हो गई। बहुत सुंदर नाम। और उससे टाइटल भी उसी में से निकाल दिया। जी, जी। उस नाटक का नाम ही वही दे दिया कि ये दाग दाग उजाला। और उसमें जो कुछ लाइनें म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि सर पोइटिक वाली आपसे ही चाहिए, आपकी आवाज। तो कुछ हो जाए, सुना दीजिए। पता नहीं कितनी याद है, नहीं है, मैं अपना पैरा आपको सुना देता हूँ। वैसे वो पूरी नज्म बहुत खूबसूरत है, मेरी तो फेवरेट है, अक्सर सुनता रहता हूँ मैं। असल उसका जो स्थाई है वो तो ये है, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मेरा पैरा जो था, जिगर की आग नजर की उमंग, जिगर की आग नजर की उमंग, दिल की जलन, जिगर की आग नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं, कहाँ से आई निगारे सबा, कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी चारागाह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो चले चलो के वो मंजिल अभी नहीं आई, बहुत कि वो खूब, मंजिल बहुत खूब, अभी नहीं बहुत आई। खूब। ये फैज ने बहुत खूबसूरत लिखी थी पार्टीशन पे जी। तो इसको मैंने फिर इंक्लूड किया उसमें। और इसमें वैसे भी जितना हमने म्यूजिक लिया है इस नाटक में, पूरा रिसर्च बेस्ड है, आर्काइव से। प्रभात फेरियों में जो उस वक्त इस्तेमाल होता था, फ्रीडम मूवमेंट में गाया जाता था, गुनगुनाया जाता था, वो सारा उस तरीके का क्या बात लिया। है। अब जलियांवाला बाग पे भी एक उसमें गीत लिखा गया था जी। तो वो भी इसी तरह के लफ्ज थे। मेला समझ के बाग में दाखिल हुआ कोई, वाह, मेला समझ के बाग में दाखिल हुआ कोई, जमघट अजीब जान
के शामिल हुआ कोई। थी दरमियाने बाग हजारों की भीड़ भाड़, थी दरमियाने बाग हजारों की भीड़ भाड़। इस तरह से पूरी उसी पे ही बेस्ड लाइंस थी सारी की सारी, और बहुत खूबसूरत। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, इस पे हमने एंड किया इस प्रोडक्शन को। ये ख्वाब था एक सब फ्रीडम मूवमेंट्स में जितने लोग इन्वॉल्व रहे, और इसके भी लफ्ज वही थे, उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। उरूजे कामयाबी की ऊंचाइयों पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयाद। क्या सपने देखे थे, क्या बातें थी, बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ। इस तरह की चीजें जो है बहुत एकदम से ना यहाँ हिट करती हैं, और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब तो लेना ही है। बहुत सुंदर बातें हैं, और ऐसा लगता है एक कलाकार कितना फॉर्चुनेट होता है कि ना केवल अपनी जिंदगी जीता है, वो हजारों जिंदगियां जी जाता है। जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि अगर वो दिल से हो, कभी वो फौजी बनेगा, कभी वो कोई आम इंसान बन जाएगा, कभी फकीर बन जाएगा। तो इतनी सारे कला के अंदर बहुत सारे रंग हैं, वो 9 रस हैं जिन्हें जीने का बार बार, और शायद ये वो आपकी मेहनत ही है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपके प्रोग्राम्स में लोग आंखें गीली करके बहा रहे होते हैं आंसू, और उस मोमेंट को शायद कहीं ना कहीं खुद भी जीने लगते हैं। तो ये एक कलाकार की सच्चा अवार्ड है, सच्ची अप्रिसिएशन है कि शायद मैं कुछ उतना कर पाया कि आज लोगों को वो पसंद आया है। तो सर, जैसा भी आपने कहा, एनएसडी की चर्चा करते हैं। एनएसडी में जाना हर कलाकार के लिए, एक एक्टर के लिए सपना होता है। एनएसडी ने हमें बहुत कुछ दिया है, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ओमपुरी, इतने अच्छे अच्छे कलाकार एनएसडी निकालता है, और वहां का जो करिकुलम है, जो सेट करते हैं, वो आप जैसे दिग्गज सेट करते हैं। और आपको पता है कि एनएसडी में जाना अपने आप में आज की डेट में एक नाम है कि आप एनएसडी से आ रहे हैं, तो आपके अंदर कला कूट कूट कर बैठी हुई है। लेकिन एनएसडी में प्रवेश पाना, वहां पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाना सब चाहते हैं, पहुंचता कोई नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या ये एनएसडी का बुखार यूं ही चलता रहे, या कोई और भी तरीका है, या आपको लगता है कि एनएसडी में अगर जाना है तो क्या सही तरीका है, उस पर कुछ बताइए। पहले सिर्फ एनएसडी होता था जी, और जहां तक मुझे लगता है कि पहुंचते बहुत लोग हैं। आपने कहा जाना सब चाहते हैं, लेकिन पहुंच कोई नहीं पाता। बहुत लोग पहुंचते हैं, तभी आगे तक बढ़ जाते हैं वो। लेकिन हाँ, सीट्स लिमिटेड हैं। मुझे लगता है कि एनएसडी में भी सीट्स कुछ और बढ़नी चाहिए, और बहुत सारे लोग को मौका मिलना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, शुरू से, काफी वक्त से। मेरा भी एक ख्वाब हुआ करता था एक वक्त पे, लेकिन मैं उस तरीके से एज स्टूडेंट की तरह तो नहीं जा पाया। पर हाँ, आज उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, ऑलमोस्ट 30-35 साल हो गए। उनके साथ मेनली थिएटर इन एजुकेशन के साथ ज़्यादा जुड़ा हूँ, और उसके करिकुलम्स भी बहुत हम लोगों ने मिलजुल के, बहुत सारे लोगों के साथ, कह लीजिए आप, जो भी प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उसको बनाया है, खड़ा किया है, उन वर्कशॉप्स को, उन कोर्सेज को। और जहाँ तक सिर्फ एनएसडी की बात है, सिर्फ एनएसडी अब वो वाली चीज़ नहीं है कि सिर्फ एनएसडी। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और खुल गए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और आ गई हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे बन चुके हैं, और यूनिवर्सिटीज में भी मास्टर्स इन ड्रामा अब काफी जगह अच्छे तरीके से शुरू हो गया है। जी, ऐसे ही है, एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, जो गवर्नमेंट का ही है, वो भी, वहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। भारतेंदु नाट्य एकेडमी है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे ही पहले भी हुआ करता था चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी का जी जी जी, बहुत पुराना कोर्स है, मास्टर्स। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, पहले भी मास्टर्स कुछ जगह थी, लेकिन वहाँ पे वो प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, ज्यादातर थ्योरी होती थी। जी, तो थ्योरी से प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझी जा सकती। ये तो सारा प्रैक्टिकल ड्रामा है, ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड काम है। तो थ्योरी से सब कुछ समझना इज नॉट दैट मच पॉसिबल। राइट। सो अभी क्या है कि यूनिवर्सिटीज ने जो करिकुलम्स बनाए हैं काफी जगह पे, काफी सारी थ्योरी भी ऐड करी। थ्योरी तो थी ही, प्रैक्टिकल्स भी ऐड किए हैं जी। तो प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटी बेस्ड जब चीजें आई हैं, तो अब वहाँ भी काफी सारा काम हो रहा है। जी, लाइक चंडीगढ़ में मैंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी तो है ही है, बहुत पुरानी। उसके साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है,
मास्टर्स में जी। ड्रामा का बहुत बढ़िया। ऐसे ही महाराष्ट्र में कई यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रैक्टिकली बहुत कुछ करा रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे ही एक्टिंग बीच में बंद हो गई थी, काफी वक्त बंद रही पुणे इंस्टीट्यूट में, तो वहां भी एक्टिंग वापस शुरू हो गई है। ऐसे जामिया में एक साल का डिप्लोमा है एक्टिंग का शुरू हुआ है। तो बहुत जगह और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी काफी सारे शुरू हुए हैं जो अच्छे से काम करा रहे हैं एक्टिंग का। तो अब उतनी मारामारी नहीं है, बल्कि अब तो मैं तो ये कहूँगा कि कई यूनिवर्सिटीज तो क्रेडिट कोर्सेज की तरह थिएटर एजुकेशन को भी एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं पीछे शिवनाथ यूनिवर्सिटी के साथ काफी वक्त जुड़ा रहा, 8-9 साल वहाँ रहा एज क्रिएटिव डायरेक्टर, और वहाँ पे पहली बार हिंदुस्तान में, शायद मेरे ख्याल से पहली बार, उन्होंने क्रेडिट कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए अपनी यूनिवर्सिटी में, और 8-9 साल हमने उसको चलाया, 7-8 साल चलाया। और कैसा रिस्पांस रहा? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। स्टूडेंट्स उन क्लासेस का वेट करते थे, और जबकि वो स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग के और साइंस के और उस तरीके के स्टूडेंट्स थे। वो कहते थे सर पूरे हफ्ते जब ये 2 दिन आते हैं तो ये 2 क्लासेस हमारे लिए बहुत एक एनर्जेटिक लगती हैं, और हमारे एक डोज होती है आगे पूरा हफ्ता और बेहतर एनर्जी के साथ काम करने का। तो हमारे लिए तो ये एनर्जी बूस्टर होती हैं। तो बहुत खुश होते थे, वेट करते थे। पहले शुरू में उनको लगता था यार हमारे से क्या लेना देना है, ये हमारी क्लासेस थोड़ी हैं, हमारी इंजीनियरिंग की अलग है, ये चीज अलग है, वो चीज अलग है। फिर उनको लगा नहीं यार असल तो यही है, इसी में जिंदगी छिपी है। फिर बाद में वो कहते थे अरे सर आप हम क्या थे, हमारी सोच क्या थी, हमारी समझ क्या थी, आपने हमें क्या बना दिया। मैं कहता हूँ फिर मेरा जवाब एक ही होता है, भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो किया, आपने हमें झेला, आपने हमें समझा, आपने हमें एक्सेप्ट किया, तो बस जी वो अपने आप चीजें होती चली। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस आर वेरी मस्ट एक्चुअली व्हाट आई बिलीव। तो उसमें फिर ये होता है कि हाँ चीजें अपने आप बनती चली जाती हैं, और फिर आप महसूस करते हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि आजकल वैसे भी एक बहुत मशीनी जिंदगी हो चुकी है एक आम इंसान की, मशीनियत बहुत फैल गई है, रोबोटिक बहुत हो गए हैं। एक जिस्म तो काम कर रहा है, बुद्ध काम कर रहे हैं जैसे, वैसे जिस्म काम कर रहा है, लेकिन असल में जो एक खुदा ने हमें दोनों चीजें देके भेजी हैं, दिमाग भी दिल भी। और दिल को तो आजकल लॉक लगा दिया, ताला लगा के लोगों ने रख लिया है, और या फिर उठा के निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तेरी जरूरत नहीं है, जा भाग यहाँ से, निकल हमारे बॉडी से। हम सिर्फ रोबोट रहना चाहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट रहना चाहते हैं, हम सिर्फ दूसरे सामने वाले को यूज करना चाहते हैं, उसको यूज करके, और फिर वापस वो जब उसको मेरी जरूरत हो तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं। तो इंसान कम है आज हम मशीन बहुत ज्यादा बन चुके हैं, दिक्कत ये बिल्कुल सही है। इसी वजह से बल्कि 2 लाइनें भी मैंने लिखी थी, चलते फिरते बुतो जिस्म तो खूब मिले बशर, चलते फिरते बुतो जिस्म तो खूब मिले बशर, काश को इंसान मिल जाता इस उजड़े दयार में। तो दुनिया आज की बस मुश्किल है, ये खंडहर, ये जंगल, ये एक उजड़ा दयार जिसे हम कहेंगे, वो बनती चली जा रही है, बन चुकी है, मैं तो कहूँगा। लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं आज भी इंसान बाकी हूँ, परेशान इसीलिए होते रहता हूँ, और कनेक्शन फील करता हूँ किसी से। जो सच्चा आर्टिस्ट है उसका दिल कहीं ना कहीं कला के लिए हमेशा बहुत प्रेम रखेगा। आपने मशीन की बात की, अब एआई आ चुका है। एआई ने एक अपनी जगह बनाने के लिए जो हथकंडे अपनाए हैं, क्विक एंड डिलीवर, है ना, बहुत फास्ट डिलीवरी है उनकी, और वहां पर इमोशंस की कोई जगह नहीं है, और ना ही इमोशंस अवेलेबल हैं एआई पे। लेकिन जैसे वॉइस इंडस्ट्री में भी आज की डेट में बहुत डर बना हुआ है कि अब हमारा क्या होगा, डबिंग कैसे होगी। लेकिन फिर उसके बाद क्लाइंट आता है कि भाई इमोशन तो आया नहीं, तो अब आप कर दीजिए, क्योंकि इमोशनलेस है। इमोशंस जो ह्यूमन इमोशन है वो एक एआई कैसे दे सकता है। क्या इसी तरह जैसे वॉइस इंडस्ट्री बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है, क्या एक्टिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कोई डर का माहौल है? बिल्कुल भी माहौल ऐसा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। अच्छा। आप एआई आया है सिर्फ अपना चीजों को मशीन की तरह चलाने के लिए, जी, वहां दिमाग नहीं चलाएंगे। इंसान नहीं बन सकता वो, वेरी गुड, वो इंसान कतई नहीं बन सकता। अगर इंसान बन सकता होता तो वापस रिकॉर्डिंग्स के लिए चीजें नहीं आती,
क्या रे इसमें फील नहीं आया, फील नहीं मूड नहीं आया, इमोशन नहीं आया। आप एआई को ध्यान से देखिए, जब भी आप कभी न्यूज सुनेंगे टीवी पे बहुत ध्यान से देखिए। जी। चेहरे पे जो एक न्यूज रीडर एक तरफ रखिए, आप एक्चुअल न्यूज रीडर एक तरफ एआई रखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क वैसे ही नजर आ जाएगा। बिल्कुल। वहां पे जो एक उतार चढ़ाव, एक इमोशन आ रहा है, वहां पे वो इमोशन नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा, वो मूड नहीं आएगा, वो इंसान नहीं दिखेगा जिससे आप कनेक्ट फील कर सकें। आप सुनते क्यों हैं किसी को? जी। आप किसी को देखते क्यों हैं? आप कोई भी चीज देखने जाते हैं क्यों देखते हैं? फील करने के एक कनेक्शन बनता है। कनेक्शन एआई में नहीं हो सकता, कनेक्शन इंसान में हो सकता है। बिल्कुल। तो जब इंसान में कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ से पैदा होता है, यहाँ से बनता है, दिल से। और जब दिल से कनेक्शन बनता है ना, फिर एआई बहुत पीछे छूट जाता है। एआई की जरूरत फिर महसूस नहीं होती। बस आप इवन डबिंग की बात कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक्टिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्टिंग हमारे फील्ड में तो दूर दूर तक, और मैं तो एक्टर हूँ भी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी एक डायरेक्टर की तरह ही मैंने आपको जवाब दिया। इसीलिए मेनली आई एम इनटू डायरेक्शन एंड टीचिंग एंड सम अदर एरियाज। तो मुझे जहां तक महसूस होता है, मैं एआई से कैसे काम कराऊंगा बताइए? एआई को ठीक है फीड कर दूंगा, मोमेंट दे दूंगा, सब कर लूंगा, इमोशंस, फीलिंग्स, मूड्स। एक्टर का मतलब ही वही है, अलग अलग तरह की जिंदगियां जीना, अलग अलग सिचुएशंस को जीना, अलग अलग तरह के किरदार निभाना, अलग अलग तरह से उनको अपने अपने तरीके से एक्सप्लोर करके फिर पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए सामने रखना। बिल्कुल। तो वो कैसे एआई करेगा? बिल्कुल। एआई बेचारा जो फीडिंग है वही है, एक्सप्लोरेशन के लिए तो जा नहीं पाएगा। आपकी बातों से गुरुदत्त साहब मुझे याद आ रहे हैं, किस तरह का दर्द उनके अंदर था, और जो उनके अंदर दर्द था आज भी अगर उनकी मूवीज हम देखते हैं तो वो दर्द हम महसूस कर पाते हैं, उनका इमोशन हम महसूस कर पाते हैं। पुराने जमाने में ट्रेजेडी किंग कहा जाता था दिलीप कुमार को, और वो इतने सदमे में एक्चुअल में लाइफ में बहुत डिप्रेशन का शिकार हुए, क्योंकि वो अपने किरदार में इतने खो गए, इतने लीन हो गए कि उनको याद ही नहीं रहा कि मैं दिलीप कुमार हूँ। तो ये एक एक्टर ही समझ सकता है, और शायद अगर हमें कला को जिंदा रखना है तो कला की उतनी कद्र की जाए, एक्टर्स की उतनी कद्र की जाए, ये बहुत जरूरी है। हम बात आगे बढ़ाते हैं, बहुत दिलचस्प बातचीत हो रही है आपके साथ कि एनएसडी हुआ या कहीं भी थिएटर के लिए जो ऑडिशंस होते हैं या एग्जाम्स होते हैं, उन्हें क्रैक करने के लिए आप लोग जूरीज, एज अ जूरी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप वहां पर अवेलेबल होते हैं, आप क्या ढूंढते हैं? क्योंकि आती तो एक बहुत लंबा सैलाब उठ उमड़ आता है कि मुझे ऑडिशन देना है, आई वांट टू बी अ एक्टर, बहुत से दिल टूटते हैं और बहुत कुछ होता है, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे होते हैं? आप क्या क्या खोज रहे होते हैं कि अगर मुझे इतना भी मिल जाए, इतना परसेंट, तो मैं उसको पॉलिश करके डायमंड बना दूंगा? पहली बात तो यह है कि डायमंड कोई भी किसी को नहीं बना सकता, है ना। और डायमंड भी जो कारीगर काटते हैं वो भी उनके पास डायमंड तो बना हुआ आता है, उसको शेप अप करते हैं, तराशते हैं, उसको और तराशते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। डायमंड तो बना बनाया नेचुरल। हम लोग भी वही करते हैं कि ठीक है, अब एक्टिंग जो है, मैं ये मानता हूँ कि सभी के अंदर सब कुछ है, खुदा सबको सब कुछ दे के अंदर फीड करके भेजता है, और उसके पास एक ही खांचा है इंसान बनाने का, और एक ही तरह का प्रोडक्ट उसके यहाँ चल रहा है, चाहे वो दिल हो या दिमाग हो या बॉडी हो, एक ही तरह की प्रोडक्टिविटी है, फैक्ट्री उसकी एक ही है, एक ही तरह का प्रोडक्ट उसमें बनता है। तो हर चीज हर एक के अंदर है। अब तलाशना तो हमें है ना कि मैं किस चीज को पहचान पाया। अब इसके लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, जो मेरा भी एरिया है काफी हद तक, मैं भी काफी ज्यादा इससे जुड़ा हूँ, पढ़ाता हूँ, खुद पे भी काम करता हूँ। तो सेल्फ अवेयरनेस होना, खुद से खुद को जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद से खुद को जोड़ना, ये बहुत गहरी बात है। पहला स्टेप ही यही है अपनी जिंदगी को शुरू करने के लिए जी, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। कैसे कैसे जोड़ा खुद जाए? से खुद को जोड़ना पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा स्टेप है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, तीसरा स्टेप है सेल्फ लव, और फिर स्टेप आता है सेल्फ डेवलपमेंट जी। क्योंकि पहले तो मैं खुद को जानूं मेरे अंदर है क्या क्या, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फिर आ जाता है एक्सप्लोरेशन, और क्या और क्या और क्या, फिर आ जाता है डेवलपमेंट। अच्छा इसको ट्राई करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ, खुद को और बेहतर बनाता हूँ। मैं क्यों दूसरों से कंपटीशन में, कंपैरिजन में रहता हूँ? सब कुछ मेरे अंदर है, मैं तलाशूं तो सही, खुद को जानूं तो सही, मैं खुद को पहचानूं तो सही,
ये इम्पोर्टेंट चीज है। और खुद से खुद को जोड़ना मतलब ही वही है, जब जिस दिन मैं खुद को जानने लगता हूँ, पहचानने लगता हूँ, खुद से खुद को प्यार करने लगता हूँ, खुद से जुड़ने लगता हूँ। और अगर मैं खुद से जुड़ने लगता हूँ ना, तो मैं सामने वाले से भी बड़े प्यार से जुड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कनेक्शन क्या चीज है। वहाँ कनेक्शन का एक्सपीरियंस हो जाता है मुझे, फिर मैं किसी से भी जुड़ सकता हूँ। और वही कनेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया होता है एक थिएटर में एक्टर के लिए। एक्टर की सबसे पहली जरूरत ही यही होती है, कनेक्शन, एक दूसरे से, को एक्टर से, उस कैरेक्टर से कनेक्शन बनाना। और जब वो एक्टर उस कैरेक्टर से और फिर अपने को एक्टर से और फिर उस टीम से कनेक्शन डेवलप कर लेता है, फिर आ जाता है ट्रस्ट, फिर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन। ये सारे एरियाज ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इसीलिए हम अक्सर पढ़ाते हैं सेल्फ, किसी भी एक्टर के लिए। और जब मुझे खुद से वापस लौट रहा हूँ प्यार पे, खुद से प्यार पे, खुद से प्यार हो जाता है ना, तो खुद से खुद को खुद समझने लगता है, तो फिर चीजें खुलती चली जाती है, और जीना भी आसान हो जाता है। फिर चीजें खुलती चली जाती है। जीना आसान नहीं, जीने का मजा ही अलग होता है। फिर जिंदगी का मजा अलग होता है। अक्सर हम कहते हैं यार जिंदगी बेकार है। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं है, जिंदगी में कलर्स नहीं, क्या हम एक ही सड़क पे सीधे चलते चले जाएंगे, हम परेशान नहीं हो जाएंगे? उस सड़क पे मोड़ नहीं होंगे, उस सड़क पे फ्लाईओवर अब बनने लगे हैं जो बहुत सारे, ढेर सारे ये भी आ गए। अब तो इसमें भी मजा आता है कि इस फ्लाईओवर पे चढ़ के देखो यार नीचे के लोग कैसे लग रहे हैं। तो हर चीज में मजा लेना शुरू कर देते हैं हम। हर चीज में एक जायका आता है। जायका बेशक खाने में होता है, लेकिन जिंदगी का भी एक अलग अपना जायका है, उसको भी लेने में बड़ा मजा आता है। कभी लेने की कोशिश कोई नहीं करता। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एक कोर्स चलता रहा काफी साल, 15-20 साल। कोविड के टाइम थोड़ा सा रुका, अभी वापस शायद शुरू होगा। और उसमें अक्सर बच्चे कहते थे सर आपने तो हमारे सोच ही बदल दी, हमारी जिंदगी बदल दी। हमने तो सोचा ही नहीं था हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और जिंदगी को अलग अंदाज में सोचने लगे हम। नजरिया बदल गया, जिंदगी को अलग तरह से देखने लगे हम। तो इस तरह की सोच, सर आपने, हमारे घर वाले कहते हैं कि भैया ये तू ही है ना, सर ने बदल के तो नहीं भेज दिया हमारा बच्चा, तो आप तो भगवान हो सर। मैं कहता हूँ नहीं भैया नहीं, भगवान तुम हो, सब चीज तुम्हारे अंदर है। उसने खुद को भी तुम्हारे अंदर डाल के भेजा है, तुमने जाना। हाँ, तो सब कुछ तुमने मेहनत करी है, तुमने हमारी बात सुन ली जरा सी, बस हमने इतना करा। हम ऐसे ही कुछ भी बोलते चले गए, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते चले गए, तुम करते चले गए। तो मेहनत तुम्हारी है और जो भी करा सब तुमने करा। वो मानते नहीं तो फिर उसके लिए 2 लाइन्स उनको अक्सर बोलता हूँ मैं। एक टाट के पैबंद को मखमली लिबास ना कहो। मैं तो उसी का घड़ा हुआ एक अदना सा बंदा हूँ, मैं खुदा नहीं हो सकता, बहुत बड़ी चीज है वो। एक टाट के पैबंद को मखमली लिबास ना कहो, असल जिंदगी को छोड़ यूं ख्वाबों में मत रहो। हर किसी को खुदा मत बनाते फिरो। असल जिंदगी को छोड़ यूं ख्वाबों में मत रहो। दुनिया मैंने भी बहुत देखी है, मगर किसी भी जर्रे को आफताब ना कहो। मैं भी उसी का गढ़ा एक जर्रा हूँ, एक अदना सा मिट्टी का कतरा हूँ, उससे बढ़ के कुछ नहीं। तो भैया जो भी हो तुम हो, सब कुछ तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, दोनों एक से हैं। बस मेरा काम ये है, मैंने अपनी ड्यूटी करी, तुमने अपनी ड्यूटी निभा ली, तो आज तुम्हें मजा आ रहा है, आज तुम्हें जिंदगी रंगीन लग रही है, आज तुम बुरा वक्त भी आता है तो उससे भी नहीं घबराते, आज तुम उसको भी एक्सेप्ट करते हो और उसमें भी एक लाइवली जीने की कोशिश करते हो। तो ये फर्क आ जाता है एक सोच के बाद। और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वही है। वापस घूम के आ रहा हूँ मैं। तो अजय जी, ये तो रहा सफर आपका, जो आपने यंगस्टर्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ काम किया। एक खासा रुझान आपका बच्चों की तरफ रहा। बच्चों के लिए आपने जितनी वर्कशॉप्स की हैं वो काबिले तारीफ हैं। थोड़ा उस बारे में बताइए, किस तरह से ये शुरुआत हुई? अभी मैंने जिक्र किया कि मैं सीरियल्स की तरफ गया था जी, और बहुत जल्दी लौट भी आया। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए जी, तो वही हुआ। कह लीजिए कि वहाँ उतना मजा नहीं आया या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जिस तरीके का मैं काम करना चाहता था। उसके बाद जब वापस लौटा तो मैंने देखा कि वो जुनून मेन स्ट्रीम थिएटर में थोड़ा सा गायब था। पहले हम 2-2, 3-3 महीने में प्रोडक्शंस तैयार करते थे, बैठते थे, पहले 1-1 महीना तो रीडिंग ही चलती रहती थी। सबके पास वक्त होता था, समय होता था,
और सब लोग बहुत जम के काम करते थे, डेडिकेशन के साथ, एक जुनून के साथ। तो उसमें मुझे लगा कि अब मेन स्ट्रीम थिएटर तो अब सब सीरियल्स की तरफ भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो वहां से पता नहीं 1-2 साल पहले ही मैं थोड़ा सा, सबसे पहले वर्कशॉप शुरू हुई थी साहित्य कला परिषद की जी, साहित्य कला परिषद, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा शुरू किया था मेरे ख्याल से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी, उनका भी चिल्ड्रन थिएटर विंग कुछ शुरू किया था, उन्होंने भी कुछ काम शुरू किया था बच्चों के साथ। तो साहित्य कला परिषद की 87 में जब वर्कशॉप शुरू हुई तो वहां पे मिस्टर माथुर उस वक्त पे सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने मेरे कई प्रोडक्शंस देखे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा, अजय तुम यंग हो यार, अभी 20-21 साल की उम्र है, तुम आओ बच्चों के साथ बढ़िया काम करोगे। मैंने कहा जी मैं मेन स्ट्रीम थिएटर करता हूँ, बच्चों का ABCD नहीं पता। उन्होंने पता नहीं क्या ट्रस्ट था उनको विश्वास था कि नहीं आपको आना चाहिए। तो मैं फिर वहां पे उनके साथ बच्चों के साथ जुड़ा। पर तकलीफ वहां होती थी कि बच्चों के साथ आप कह तो रहे हैं चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप, पर वर्कशॉप के नाम पे 0 होता था। कैसा क्यों? होता ये था कि पहले ही दिन सब लोग आए, उतना थिएटर का प्रोसेस और वो सब बच्चों के हिसाब से अभी बना नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था उतना कि बच्चों के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो यानी बच्चे थे लेकिन जो करिकुलम था वो बड़ों वाला भी नहीं था। अच्छा, उतना भी नहीं। उसमें क्या होता था कि पहले दिन ही आए, बच्चों के कुछ स्क्रिप्ट्स जो होते थे, नाटक जो लिखे हुए, वो आए, पहले दिन पकड़ा दिया बच्चों को, और वो पहले दिन से ही नाटक पे तैयारी शुरू हो गई। जैसे को जो भी डायरेक्टर आया उसने अपने हिसाब से बच्चों को कठपुतली बनाया और नचाना शुरू कर दिया। बस ये कह लीजिए कि उसमें बच्चे गेन बहुत ज्यादा नहीं कर पाते थे, बच्चों को मिलता उतना नहीं था। बस ये था कि बच्चों ने अपना एक नाटक किया और वो एक शो हुआ और वो चले गए। बट दैट वाज ऑल मैकेनिकल, दैट वाज ऑल मशीनी काइंड ऑफ थिंग। सो उसमें हम तो सेटिस्फाइड हो गए, हमें पैसा भी मिल गया, हमने अपना एक स्क्रिप्ट भी करा लिया, डायरेक्शन में नाम भी दिलवा लिया। पर बच्चे क्या लेके गए? सेंटर पॉइंट में होता है बच्चा, और बच्चे को कुछ मिलना चाहिए। वहां से मेरा दिमाग थोड़ा सा खनका, वहां से फिर मुझे लगा नहीं, बच्चों के लिए कुछ प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। तो वहां से फिर मैंने अपने तरीके से एक प्रोसेस बच्चों के लिए अलग से डेवलप करना शुरू किया। उसमें बच्चों के लिए किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं मेन स्ट्रीम में हमारे पास जिनको हम बच्चों के लिए थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, या बना सकते हैं, या चेंज कर सकते हैं, ताकि उन्हें मजा आए और इंटरेस्ट बढ़े। कुछ ऐसी गेम्स लेके आए जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, उनको ओपन अप करें, उनके लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, फिर वो अपने आप प्रोडक्शन की तरफ जाए। वहां से फिर मैं चिल्ड्रन थिएटर की तरफ पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, एंटर किया मैंने। और पहले साहित्य कला परिषद की वर्कशॉप, फिर उर्दू एकेडमी के लिए एक फेस्टिवल में प्रोडक्शन किया था 89 में। वो था नेहरू सेंटेनरी फेस्टिवल। और वहाँ सारे, मैं था सिर्फ 20-21-22 साल का लड़का, और मेरे ख्याल से 89 में 23 का रहा हूँगा। तो हुआ ये कि 23-24 साल की उम्र का लड़का, और उसमें बाकी सब NSD के पास आउट सुलझे हुए बड़े जबरदस्त नाम, बड़े बड़े नाम। और वहां पे एक नाटक मैंने किया रेवती सरन शर्मा साहब का, पहली बार उर्दू एकेडमी के फेस्टिवल में, और उसका नाम था अंधेरे का बेटा, मेरे ग्रुप से किया। और जब वो नाटक वहां किया तो पता चला वहां कैश अवार्ड्स थे, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था वो नेहरू और उस साल और ज्यादा बड़ा था क्योंकि नेहरू सेंटेनरी थी, तो उसके नाम पे फेस्टिवल था। तो मजा तब आया जब वहां 12, 14, 15 कुछ कैश अवार्ड्स थे, और उसमें से 8, 10, 12 अवार्ड, मैक्सिमम 80-90% अवार्ड कैश अवार्ड हम ही निकाला है। क्या बात है। तो वो बड़ा मजा आया, दिन बहुत लाजवाब था। और उसमें डायरेक्शन में भी, राइटिंग में भी, एक चाइल्ड एक्ट्रेस का था, एक स्पेशल टेक्निकल अवार्ड था, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के भी बहुत सारे अवार्ड आ गए थे, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम अलग अलग तरह के कई सारे अवार्ड। तो वहां से मिस्टर अनीस आजमी होते थे वहां पे, जो ड्रामा और सब देखते थे। तो अनीस साहब ने कहा कि, उन्होंने स्पेशली बुलाया, उन्होंने कहा जब है ऐसे ऐसे हमारे चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स नहीं हो पाते, साहित्य कला परिषद तो करता है, तो हम लोग शुरू करना चाहते हैं।
तो फिर 90 या 91 में उन्होंने बुलाया और 91 से वहाँ भी चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स हम ही ने शुरू किया वहाँ पे। और फिर वो इतनी जबरदस्त वर्कशॉप चलती रही, 17-18 साल मैं करता रहा। सबसे चैलेंजिंग काम वहाँ ये होता था, इंटीरियर से बच्चे आते थे, वॉल सिटी इंटीरियर से, अच्छा, जिनकी जबान तक साफ नहीं होती। इवन वो मुस्लिम्स हैं लेकिन उर्दू तक उनको बोला तो अपनी माँ बोली भी नहीं बोल पा रहे। हाँ, वो भी नहीं बोल पाते थे। वो उनकी समझ नहीं आया मुझे ये चीज, मैं भी आज तक नहीं समझ पाया कि मुस्लिम्स हैं, उर्दू जबान तो सही से बोले। कहीं ना कहीं समाज जिस समाज में रहते वैसी ही भाषा हो बिल्कुल जाती। बिल्कुल वही इंटीरियर वाला वहाँ का एटमॉस्फेयर। अबे किधर को जा रही है, बे क्या कर रही है, बे तेरी तक, तो उस तरह का एक उनका रहता था। तो ये जब चीजें रहती थी तो बड़ा मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता था कि उर्दू एकेडमी के लिए उर्दू का नाटक करना है, इन बच्चों को कैसे मैं उस स्ट्रीम पे लाऊं। मेन अदब है, उर्दू बड़ी खूबसूरत है। हाँ, और इतना अदब के साथ उसका मतलब हर चीज पर बारीकियों पर ध्यान तो देना है। पहले वही होता था कि 15 दिन 20 दिन उनके साथ प्योरली स्पीच को लेके, बॉडी लैंग्वेज को लेके, थॉट प्रोसेस को लेके, सेल्फ को लेके, टीम वर्क को लेके, लीडरशिप को लेके एक पूरा प्रोसेस चलता था, वर्कशॉप्स होती थी। और वो वर्कशॉप्स हमारी बहुत पॉपुलर हुई, बहुत मशहूर हुई। उनमें से बल्कि एक बच्चा तो आज पीछे अभी उसका टर्म खत्म हुआ है, एनएसडी जैसी एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रेपेट्री, उसमें लीड करता था। क्या बात है, मेन लीड कैरेक्टर्स में रहता था। और एक बच्चा आज भी एक बहुत बड़ा रेपेट्री कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, बच्चों के थिएटर में चला रहा है। और एक बच्चा एक बहुत बड़ी थिएटर की ही कंपनी, थिएटर से कल्चर से जुड़ी हुई कंपनी चला रहा है। कहां से कहां पहुंच गए। और एक बच्चा आज, जो बच्चे वहां 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं से ज्यादा पढ़ नहीं पाते थे, एक बच्चे ने पीछे अभी पीएचडी करा है कंप्लीट, और वो पढ़ा भी रहा है वहीं यूनिवर्सिटी में। तो और ऐसे ढेरों हैं मिसाल जो मैं दे सकता हूँ वहाँ के ऐसे स्टूडेंट्स। और वहाँ के माँ बाप कौन होते थे, कोई झल्ली वाला है, कोई रेहड़ी वाला है, कोई खोमचे वाला है, कोई कबाड़ी वाला है, कोई वैसे ही थोड़े उल्टे सीधे धंधों में पड़े हुए हैं, उस तरह के उनके बच्चे। अगर ऐसे समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल मेन स्ट्रीम में मैंने तो खैर क्या किया, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और वो पेरेंट्स भी बहुत अच्छे रहे होंगे जिन्होंने आप पर विश्वास रखकर उनको भेजा। बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम समाज में होते रहने चाहिए। इस तरह की थिएटर वर्कशॉप्स बहुत हेल्प करेगी, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की तरह आप कह सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा। और आज भी लगातार आप इनको आज की मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। ये थिएटर एंड एजुकेशन कहलाता है अब। ये थिएटर वर्कशॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं अब तो। साहित्य कला परिषद से लेके उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, और ना जाने कौन कौन सी एकेडमीज, और श्रीराम सेंटर करता है, त्रिवेणी ऑडिटोरियम वाले करते हैं, और एनएसडी में तो होती ही है। एनएसडी में तो वर्कशॉप चलती हैं, और प्राइवेट ग्रुप्स भी बहुत करते हैं। अब तो ढेरों वर्कशॉप्स हैं। अब समर वर्कशॉप शुरू होने वाली है, तो ये सारे लोग के फॉर्म्स ऑलमोस्ट एनएसडी का अभी निकलने वाले हैं, अप्रैल में आ जाएंगे एनएसडी के फॉर्म्स। और बाकी सबके भी अप्रैल एंड तक, मई फर्स्ट वीक तक फॉर्म्स आ जाते हैं। तो जो मेरे ख्याल से, और ये आजकल ना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है बहुत, तो बहुत जरूरी भी हो गया है थिएटर वर्कशॉप। आप मत कीजिए थिएटर के लिए, आप कीजिए अपने लिए। आप खुद को एक्सप्लोर कीजिए, आपको बेहतर बोलना। आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में आपको अपने आप को अलग दिखाना है, भीड़ में नहीं खो जाना है, खुद को भीड़ से अलग करना है, अपनी पहचान अलग बनानी है, अपनी स्पेस खुद क्रिएट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप बाकी सब लोगों से अलग नजर नहीं आते हैं ना, तब तक सब बेकार है। आजकल वही ढूंढे जा रहे हैं जो भीड़ में अंधाधुंध भागे नहीं चले जा रहे हैं, जो भीड़ से अलग अपनी पहचान बना रहे हैं। आजकल हर कोई उन्हीं को ढूंढने में लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है। थिएटर वर्कशॉप मैं तो कहता हूँ जरूर कराइए। थिएटर करवाने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए, जिंदगी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिंदगी को अलग अंदाज में जीने के लिए। हम अपने व्यूअर्स को भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भेजेंगे कि किस तरह से आप अजय जी के साथ जुड़ सकते हैं अपने बच्चों को, अगर आप वर्कशॉप्स करवाना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि बच्चे में उस तरह की काबिलियत है कि वो एक्टिंग, ड्रामा और सेल्फ को जानना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अजय जी। एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, और काफी अच्छी बातचीत रही आज की, इसके बाद विराम देंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहती हूँ कि तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ बहुत ही अलग सोच के साथ आपने एक नाटक
किया, जहां पर कैदियों ने ही अपने अपने किरदार जो भी आपने कहे होंगे वो निभाए, एक नाटक पेश किया। ये थॉट आपके मन में कैसे आया? और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी चीज है कि समाज के साथ साथ यहाँ के मतलब जो तिहाड़ जेल में बैठा अपनी जिंदगी को कोस रहा है, वो इंसान थिएटर में क्या कमाल करके दिखाया उसने, और बहुत उसके लिए आपको बहुत प्रसिद्धि मिली, लोगों ने बहुत तारीफ की। कैसा एक्सपीरियंस था वो मैं जानना चाहती हूँ। ये मेरे ख्याल से हुआ था 1998-97 या 96, इसके आसपास। बहुत साल हो गए, 25-30 साल हो गए शायद इसको। और ये एक मेरे लिए भी बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था, चैलेंज भी था। और अंदर ही अंदर डर भी बहुत लगता था। और मैंने कुछ नहीं कंसीव किया, कंसीव तो दूसरे लोगों ने किया। और हाँ, मैंने उसको एग्जीक्यूट जरूर किया बिना डरे। बहुत लोगों से उन्होंने पूछा होगा, कोई जाना नहीं चाह रहा होगा, अंदर घुसना नहीं चाह रहा होगा। कहाँ कैदी जिन्होंने खून किया है, बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं, और आप कहाँ कला प्रेमी लोग, और वहां जाकर वो सच में कैदी थे भी बहुत बड़े बड़े वाले जो हमें मिले थे। अच्छा। हमें भी डर लगता था। अच्छा। जब उनकी हिस्ट्रीज पढ़ी हमने, हमें भी लगता था यार सब ठीक रहेगा, मुझे भी लगता था। लेकिन इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। चैलेंजेस उसमें बहुत थे, और चैलेंजेस लिए बिना मुझसे रहा भी नहीं जाता। मैं बहुत पागल हूँ। तो कई बार कलाकार ऐसी चीजें नहीं, मैं सच में हूँ। कलाकार तो होते हैं, लेकिन मैं जरा ज्यादा पागल हूँ। हुआ यह था कि किरण बेदी उस वक्त थी डीजी जी। और किरण बेदी साहिबा ने कहा कि भाई मैं थोड़ा सा अलग अंदाज में इन कैदियों के साथ, तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी थी उस टाइम कैदियों के लिए, और बहुत कुछ उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी। एंड दैट वाज अ सुपर्ब ट्राई एक्चुअली, और शी ट्राइड अ लॉट फॉर देम। तो उसमें बस सीधी सी बात ये थी कि उन्होंने, उनके जहन में कोई बात आई होगी या कभी कहीं मुलाकात हुई होगी। पंजाबी एकेडमी के एक साहब थे रवेल सिंह, और एक इधर से अनीस साहब जुड़ गए। तो गवर्नमेंट से उन्होंने जब बात करी, इन दोनों एकेडमीज को जिम्मा मिला कि एक कैदियों के साथ वर्कशॉप कराइए, प्रोडक्शन कराइए मेन स्ट्रीम का, मेन प्रोफेशनल प्रोडक्शन। अब ये बहुत मुश्किल होता है। अब हाँ, एक तिनका अंदर नहीं घुस पाता जेल में, पर हमने तो जब प्रोडक्शन किया, ट्रक के ट्रक अंदर घुसाए, सेट्स लगवाए प्रॉपर फॉर्मल, लाइट्स के ट्रक गए, सेट्स के ट्रक गए, और मेन बाहर की ऑडियंस भी आई तब। अच्छा। इवन तब मिस्टर बल्ली हुआ करते थे, शीला दीक्षित शायद चीफ मिनिस्टर थी, और मिस्टर बल्ली हुआ करते थे जेल मिनिस्टर जी। वो भी आए थे अंदर। क्या बात है। तो शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी या नहीं मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, लेकिन मिस्टर बल्ली जरूर थे जेल मिनिस्टर। ही वाज देयर, और कई क्रिटिक्स भी आए देखने उसको, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक मस्ती भरा, मजा, डर के साथ जो वो कहते हैं ना कि एक कॉकटेल बनता है। अच्छा। तो वो डर का और मजे का कॉकटेल था वो एक। वाह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब उसमें मेनली उनका मन था कि इनके साथ, इनको मेन स्ट्रीम में लाना है तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाए। अंदर ही अंदर ये एक ही कुएं के मेंढक की तरह फंस जाते हैं। ऑब्वियसली जेल में तो कुछ और मिलता नहीं, तो इनको कुछ अलग से जिंदगी देने की कोशिश करें हम। तो हमें लगा कि ठीक है, थिएटर से अच्छा कोई और टूल नहीं है, तो उनके साथ वर्कशॉप्स करें, उनके साथ प्रोडक्शन भी किया। प्रोडक्शन भी किया तो वहाँ मंटो का किया, वो भी जो पार्टीशन के बाद जिसमें पागलों की अदला बदली होती है, मंटो की कहानी है, टोबा टेक सिंह। तो उसको सरहद के नाम से और टोबा टेक सिंह के नाम से किया, और जेल का ही सीन था उसमें भी। टोबा टेक सिंह अपने आप में इतनी जानी मानी हस्ती, और बहुत, अब वो है ही जेल का ही है उसमें तो सारा, लेकिन वो है भी बहुत डिफिकल्ट प्रोडक्शन, इमोशंस बहुत है उसमें। और हमारे जो कैदी भाई जो साथ में 15, 20, 25 कर रहे थे, उनमें एक तो बड़ा तगड़ा टेररिस्ट था, एक बड़ा तगड़ा नारकोटिक्स का मामला, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त। एक इनमेट तो ऐसा था जिसको कैद किया गया या सजा मिली हुई थी, जिसका केस चल रहा था कि उसने अपने वाइफ को जला दिया। लेकिन ऐसा उसने जो हमें बताया, उसने कहा कि नहीं सर, मैंने जलाया नहीं बल्कि बचाया था, और बचाते बचाते मेरे हाथ जल गए थे, और इन्हीं हाथ जलने की वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया गया कि नहीं, आपने जलाया है। और शो से एक रोज पहले जब हमारी फाइनल रिहर्सल होती है, उस दिन वो जब कोर्ट से आया तो वो रो रहा था, और बाकी सब भी उसके साथ रो रहे थे। जब मैं आया रिहर्सल के लिए तो सुनने को मिला कि उसको उम्र कैद हो गई। ओह माय गॉड। अब सबूतों के हिसाब से उस जमाने में तो ब्लाइंड था हमारा लॉ। बिल्कुल, और मैं भी बहुत डिस्टर्ब हुआ। फिर मैंने कहा यार ठीक है, फाइनल रिहर्सल होती है, जरूरी भी होती है, कल शो भी है, ठीक है, नहीं कर रहे, बहुत अलग तरह आराम से बैठो। हाँ, बहुत और अलग उनको मेरे से एक अटैचमेंट भी हो गया था। बाद में भी वो कुछ एक लोग फोन करते रहे, बल्कि जब छूटे वो,
अच्छा। उन्होंने नंबर ले लिया था, फोन करते रहे और ऐसे ही बहुत सारे किस्से थे, सब अपने अपने बताते थे। सब, सर मैं तो ऐसे पकड़ा गया। उनके पास कोई ऐसा नहीं मिलता था उनको बाहर से आके जिससे शेयरिंग करें, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करें। वो बेचारे भी अकेले होते हैं। उनको लगा पहली बार कोई हमें मिला, तो वो भी, मैं उनके साथ भी बैठता था, टाइम देता था उनको कुछ एक्सरसाइजेस भी ऐसी मैंने डेवलप कर दी थी, प्लान कर दी थी कि बोलो अपनी बातें, क्या बोलना है। और फिर इंटरेस्टिंग एरिया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये था कि सुबह सुबह हम जब भी हम जाते थे, टाइम होता था, हमें यहाँ स्टैंप लगती थी। हाँ। और स्टैंप लगा के जब अंदर जाते थे, 3-4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे भी काम कर रहे हैं, वापिस लौटते में, अब काम करते करते में पसीना आ जाए, कुछ हो जाए, स्टैंप खत्म हो जाए, तो फिर रात तक आप बैठे रहो, जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होगी आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। और काउंटिंग में अगर कोई कम हो गया तो आप अंदर। तो उनको सिर्फ देखनी है काउंटिंग, उनको नहीं देखना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, और स्टैंप लगी रही जी। तो बड़ा एक मजेदार हुआ। वहाँ किरण बेदी भी आई देखने उसको, और किरण बेदी ने भी जब देखा तो बल्कि वो एंड में बहुत देर तो स्टन बैठी रही, ये मेरे इनमेट्स हैं, और आंखों में थोड़ा सा आंसू हो जाता है, ठीक है, इमोशनल होके थोड़ा सा। और इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मजेदार प्रोजेक्ट था। लेकिन उसके बाद कभी फिर वैसा हुआ नहीं। शायद आज तक एक ही प्रोफेशनल प्रोडक्शन वहाँ हुआ है, और वो ये हुआ था बस। काबिले तारीफ। बहुत मजा आया अजय जी आज आपसे बात करके, और थिएटर की दुनिया के ऐसे कई पहलुओं पर आज हमारी चर्चा रही। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।